हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। आज हमारा टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओड, बैलेड, एपिक, गोथिक और एलिगरी। आने वाले आरपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बड़े ध्यान से आइए हम इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओड के बारे में। ओड क्या होता है? ओड बेसिकली ग्रीक वर्ड ओइड से इमर्ज हुआ है। किससे? ओइड से, और जिसका मतलब होता है सॉन्ग। बेसिकली ओड जो है वो एक पोएम होती है, एक सॉन्ग होता है जो क्यों लिखा जाता है? टू ग्लोरीफाई और प्रेजिंग एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और इवेंट। जो किसी भी पर्सन की, एनिमल की, प्लेस की या फिर किसी इवेंट की तारीफ में उसको ग्लोरीफाई करने के लिए या फिर उसकी तारीफ करने के लिए ओड लिखा जाता है। यानी किसी भी एक इंसान की तारीफ करनी हो, उसको हीरो बनाना हो, किसी एक प्लेस की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी हो क्योंकि उसको और ज़्यादा खूबसूरती से पेश किया जा सके, या फिर किसी एनिमल की तारीफ करनी हो, किसी इवेंट की तारीफ करनी हो, तब ओड लिखा जाता है। उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको और ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए इस तरह के सॉन्ग लिखे जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओड। फॉर्म ऑफ स्टेंजास, ये स्टेंजास के रूप में लिखी जाती है। ये जो पोएम होती है, जो सॉन्ग होता है, वो स्टेंजास के रूप में लिखी जाती है। तो ओड से हम क्या समझे? ओड किसी की तारीफ में लिखा गया एक सॉन्ग है, चाहे वो एनिमल हो, पर्सन हो या फिर कोई इवेंट ही क्यों ना हो। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओड की। टाइप्स ऑफ ओड को अगर हम देखें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ओड। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज पिंडेरिक ओड, सेकेंड वन इज होरेशियन ओड एंड थर्ड वन इज इरेगुलर ओड। पिंडेरिक, होरेशियन और इरेगुलर ओड। स्टार्ट करते हैं पिंडेरिक ओड से। पिंडेरिक ओड क्या होता है? पिंडेरिक ओड एक्चुअली पिंडार नाम के एक पोइट ने लिखे थे और इसीलिए इस तरह के ओड का नाम पिंडेरिक ओड पड़ा। ठीक है, तो टू सेलिब्रेट विक्ट्री, ये क्यों लिखा जाता है? ये किसी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी को हीरो बनाने के लिए या उसकी प्रेज में लिखा गया ओड होता है, जिसको पिंडेरिक ओड बोलते हैं। इसमें 3 स्टेंजास होते हैं और बेसिकली ये डांस फॉर्म में होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो सॉन्ग लिखे जाते हैं वो किसी डांस को परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। डांस फॉर्म में होता है और इसके भी, पिंडेरिक ओड के भी 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड। कौन कौन से? स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड। स्ट्रोफी का मतलब होता है जो ये स्टेंजा में लिखे हुए होते हैं ना, 3 तरह के स्टेंजा होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड। जो फर्स्ट स्टेंजा होता है वो होता है स्ट्रोफी। स्ट्रोफी में क्या होता है कि जो डांस करने वाला है उसको राइट टू लेफ्ट डांस करना है, और एंटीस्ट्रोफी का मतलब जस्ट उससे उल्टा, यानी लेफ्ट टू राइट साइड में उसको डांस करना है। और एपोड का मतलब होता है कि स्टैंड स्ट्रेट, मतलब उसको डांस नहीं करना है और स्ट्रेट खड़े हो जाना है। तो इस तरीके से पिंडेरिक ओड डांस फॉर्म में होता है और उसमें 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं डांस के, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड, जो कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एंड स्ट्रेट के फॉर्म में दिखाया जाता है। ओड टू ऑटम इज द बेस्ट पीस ऑफ जॉन कीट्स टू शो पिंडेरिक टाइप्स ऑफ ओड। पिंडेरिक ओड को दिखाने के लिए जॉन कीट्स का लिखा गया ओड टू ऑटम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बात करते हैं होरेशियन ओड की। होरेशियन ओड इन्वेंटेड बाय रोमन पोइट होरेस। रोमन पोइट होरेस ने इसको इन्वेंट किया और इसीलिए इस तरह के ओड का नाम पड़ा होरेशियन ओड। सिंपलर फॉर्म, दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिंपलर फॉर्म, यानी ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है, दैट्स वाई ये सिंपलर फॉर्म में होता है। क्वाड्रेंट्स एंड कपलेट्स में ये लिखा जाता है, यानी स्टेंजाज में लिखा जाता है, जो कि मोस्टली 4 और 2 लाइन्स के होते हैं। उनको क्वाड्रेंट 4 लाइन्स को बोलते हैं और कपलेट जो होता है वो 2 लाइन्स के स्टेंजा को बोला जाता है, जो कि मैं पहले ही आपको सोनेट पढ़ाया था तब बता चुकी हूँ। तो क्वाड्रेंट्स और कपलेट में, यानी कि स्टेंजाज में लिखा जाता है 4 और 2 लाइन्स के। ओड टू अ नाइट एंगल, जॉन कीट्स का एक मास्टरपीस है ओड टू नाइट एंगल, जो कि होरेशियन ओड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम समझ गए होरेशियन ओड के बारे में, जो कि होरेस रोमन पोइट था, उसने इस तरह के ओड लिखे। क्वाड्रेंट्स में ये लिखे जाते हैं और कपलेट्स में लिखे जाते हैं, यानी स्टेंजाज में लिखे जाते हैं, और बहुत ही सिंपल टाइप के ये ओड होते हैं और प्रेज में ही ये भी लिखे जाते हैं।
थर्ड जो ओड है वो है इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड को इरेगुलर ओड क्यों बोला गया? क्योंकि कोई स्ट्रक्चर इसका फिक्स नहीं होता है कि इसमें कितने लाइंस हो, वो फिक्स नहीं होती है, तो इसलिए इसको इरेगुलर ओड बोला गया है। इरेगुलर ओड को हम काउले ओड और इंग्लिश ओड भी बोलते हैं। काउले ओड क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले अब्राहम काउले ने इसका इन्वेंशन किया था। सबसे पहले इस तरह का ओड जो लिखा था वो लिखा था अब्राहम काउले ने, और इसीलिए इस तरह के इरेगुलर ओड को काउले ओड और इंग्लिश ओड भी बोलते हैं। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई फिक्स लाइन नहीं होती। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इरेगुलर ओड का, जिसमें पेड़ पौधों की और उस अर्न की बहुत ही तारीफ की गई है, और इस तरह से ये जो ओड है वो इरेगुलर ओड में आता है। बात करते हैं दूसरे लिटरेरी फॉर्म बैलेड की। बैलेड क्या होता है? बैलेड भी एक पोम होती है जिसके अंदर कोई एक स्टोरी होती है जो कि किसी हीरो के डीड्स को, किसी एडवेंचर को, यानी उसके किए गए महान कामों का पूरा हमें वर्णन करती है, पूरा हमें उसका डिस्क्रिप्शन देती है। तो इस तरह का जो सॉन्ग होता है या पोम होती है जिसमें किसी हीरो का, किसी लीजेंड के किए गए कामों का पूरा डिस्क्रिप्शन हो, बड़ा चढ़ाकर उन कामों को बताया गया हो, उसके हेरोइक डीड्स को बताया गया हो, तो वो होता है बैलेड। बैलेड जो वर्ड है वो स्कॉटिश वर्ड बेलेयर से आया है। इसमें जो पोम होती है उसके अंदर एक स्टोरी जरूर होती है, किसी न किसी लीजेंड को लेकर वो स्टोरी होती है। टाइप्स ऑफ बैलेड की बात करें तो फोक बैलेड, जिनको हम ऑथेंटिक और पॉपुलर बैलेड भी बोलते हैं। फोक बैलेड यानी जो बरसों से चले आ रहे सॉन्ग्स होते हैं जिनको गा गा कर किसी हीरो के बारे में हमें कहानियाँ सुनाई जाती है। जैसे कि हम इंडियन कल्चर में भी देखें तो पुराने ऐसे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेकर लोग घूमते थे जिनमें बैलेड को बताया जाता था, मतलब किसी हीरो के बारे में पूरा का पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन होता था। तो इस तरह के सॉन्ग्स जो होते हैं वो बैलेड कहलाते हैं। फोक बैलेड जो कि रिटर्न फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको सिर्फ गाकर ही सुनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फोक बैलेड। इनको ऑथेंटिक और पॉपुलर बैलेड भी बोला जाता है। संग बाय द शेफर्ड, मोस्टली ये शेफर्ड्स बॉय इनको गाते हैं। इसमें जो फोक बैलेड है उनमें लव स्टोरी हो सकती है, एडवेंचर्स हो सकते हैं, किसी हीरो के डीड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये फोक बैलेड होते हैं। सेकेंड जो टाइप है दैट इज लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड जिनको हम लिटरेरी बैलेड भी कहते हैं, और ये डे टू डे लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। लिरिकल बैलेड जो होते हैं, जो कि लिटरेचर बैलेड भी कहलाते हैं, ये डे टू डे लाइफ को प्रेजेंट करते हैं, यानी रोज की होने वाली लाइफ को प्रेजेंट करना और उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड लिरिकल बैलेड। और थर्ड जो बैलेड है दैट इज मॉडर्न बैलेड। मॉडर्न बैलेड एक म्यूजिकल स्टोरी जिसमें म्यूजिक भी होता है और म्यूजिकल स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं, म्यूजिकल स्टोरी को हमारे सामने नरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न बैलेड। तो आजकल के बहुत सारे लोग जो सॉन्ग्स बनाते हैं उसमें किसी स्टोरी को डाल दिया जाता है और स्टोरी के ऊपर सॉन्ग बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न बैलेड। लेकिन जो मेन बैलेड है फोक बैलेड, जो कि पुराने लोग किसी हीरो को स्पेशल बताने के लिए, पब्लिक के बीच में पहुंचाने के लिए उनके ऊपर कोई सॉन्ग बनाते थे और उनको गाया करते थे, दैट आर कॉल्ड फोक बैलेड। तो इस तरह से बैलेड क्या है? किसी हीरो की, किसी लेजेंड की तारीफ में या किसी लेजेंड के बारे में एक स्टोरी बताना जिसको कि सॉन्ग के फॉर्म में हो, पोएम के फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड बैलेड। एग्जाम्पल की बात करें अगर बैलेड के बारे में तो एस.टी. कोलरिज का द राइम ऑफ एन एंशियंट मरीनर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा रॉबर्ट बर्न्स का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ रेड रेड रोज़, ये भी एक बहुत ही अच्छा बैलेड का एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड लिटरेरी फॉर्म की बात करते हैं और वो है एपिक। एपिक क्या होता है? एपिक का हिंदी मीनिंग होता है महाकाव्य। जैसे अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो हमारे रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य है, ये एपिक है। तो एपिक का लॉन्ग नैरेटिव पॉम होती है, बहुत ही लंबी एक पॉम होती है। जस्ट लाइक बैलेड, बैलेड एक थोड़ी एपिक से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है एपिक और बैलेड में। बेस्ड ऑन मीथ और लीजेंड, और ये एपिक जो होता है किसी लीजेंड के ऊपर या किसी महान कहानियों के ऊपर ये डिपेंड होती है, किसी हीरो के ऊपर डिपेंड होती है, किसी लीजेंडरी के बारे में ये सारा सॉन्ग के अंदर या पोएम के अंदर बताया जाता है। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि रामायण और महाभारत ये इंडिया के संदर्भ में हम देख सकते हैं ये महाकाव्य है और इनको हम एपिक बोलते हैं।
टाइप्स ऑफ एपिक की बात करें तो प्राइमरी और ओरल एपिक, जिस तरह बैलेड में था प्राइमरी और ओरल एपिक ये भी है, इसमें भी सिर्फ गा के सुनाया जाता है, रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है। और सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक जो कि आजकल के कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, जैसे रामायण और महाभारत ये लिखे हुए हैं, तो ये सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक्स भी कहते हैं। उससे पहले जब कहानियाँ सुनाई जाती थी या कहानियाँ सिर्फ गा के सुनाई जाती थी तो उनको रिटर्न फॉर्म में नहीं होती थी, तो उनको हम प्राइमरी और ओरल एपिक बोलते। तो महाकाव्य है एक बहुत ही बड़ी फॉर्म में पोम होती है, बहुत ही बड़ी फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो ये कहलाता है एपिक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होमर्स द इलियड एंड द ओडिसी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो बहुत ही फेमस हुआ था वो भी एक एपिक है। तो एपिक और बैलेड में मेन डिफरेंस ये है कि जो बैलेड होता है वो सिंपलर फॉर्म में होता है, किसी स्टोरी को, छोटी स्टोरी को बताया जाता है, बट एपिक एक महाकाव्य होता है, बहुत बड़ी फॉर्म में होता है, ये भी एक लीजेंड के बारे में ही होता है, लेकिन बहुत वाइड इसकी रेंज होती है, इसको एपिक बोला जाता है। नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म की बात करते हैं और वो है गोथिक। गोथिक क्या है? गोथिक एक्चुअली एक भूतहा स्टोरी होती है, एक गोस्ट की स्टोरी को हम जो बोलते हैं वो होता है गोथिक, जिसमें गोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, चुड़ैलें होती है, और उनकी ये बेसिकली लव स्टोरी होती है, चुड़ैल के साथ लव, या इस तरह की स्टोरीज़ जो होती है भूतों की और चुड़ैलों की, डायनों की, इनकी जो स्टोरीज़ होती है ना, उनको हम गोथिक बोलते हैं। ये एक तरह के नोवेल होते हैं। गोथिक इज जॉनर ऑफ फिक्शन। गोथिक एक मनगढ़ंत कहानी होती है, भूत की कहानी या फिर गोस्ट कह लीजिए, चुड़ैल कह लीजिए, उनकी कहानियाँ जो होती है उनको हम गोथिक बोलते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय होरेस वॉलपोल, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था होरेस वॉलपोल ने। और द गोस्ट स्टोरी, ये एक तरह की गोस्ट स्टोरी होती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर एंड रोमांस एंड सुपरनेचुरल इवेंट, और इस तरह की स्टोरी में, इस तरह के नोवेल में कॉम्बिनेशन होता है किसका? इसमें हॉरर होता है, उसमें रोमांस होता है, और इसके अंदर सुपरनेचुरल इवेंट्स होते हैं। जैसे कि हम फिल्में देखते हैं ना, बहुत ही मिस्टीरियस फिल्म्स होती है जिसमें भूत की कहानियाँ होती है, चुड़ैल की कहानियाँ होती है, तो वही उसी तरह की जो नोवेल होता है, उसी तरह की जो स्टोरी है, तो उसको हम गोथिक बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होरेस वॉलपोल का ही हम ले लेते हैं, द कैसल ऑफ ओरेंटो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हेनरी जेम्स का अगर हम देखें तो द टर्न ऑफ द स्क्रू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोथिक। लिटरेरी फॉर्म एलिगरी की बात करें तो एलिगरी बेसिकली एक ही स्टोरी होती है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई एक और स्टोरी होती है, यानी स्टोरी तो होती है दो, लेकिन हमें दिखने पर सिर्फ एक ही स्टोरी दिखाई देती है। समझ में नहीं आया ना? तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जो टोर्टोइज एंड हेयर की हम कहानी सुनिए, खरगोश और कछुए की, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक खरगोश और एक कछुआ रेस लगाते हैं, और दोनों शर्त लगाते हैं कि कौन जीतेगा। और जब वो रेस लगाते हैं तो जो हेयर होता है, जो खरगोश होता है, वो रास्ते में देखता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, वो बहुत पीछे रह गया है कछुआ, तो वो सो जाता है। और जो कछुआ होता है वो धीरे 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 चलता चलता अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और वो उस रेस को जीत जाता है। तो दिखने में तो हम ये कह सकते हैं कि दो जो जानवर है, दो एनिमल है, उनके अंदर एक रेस हुई और उसमें से एक जीत गया, खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी और छुपी है जो हमें किसी न किसी लेसन को सिखाती है, कोई शिक्षा देती है, जो कि हिडन स्टोरी है। और वो क्या है कि स्लो एंड स्टडी रेस विंस द रेस। जो स्लो और स्टडी भले ही हो, लेकिन अगर हम कंटिन्यू काम करते रहे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो इस तरह से कोई एक ऐसी स्टोरी जिसके पीछे एक और स्टोरी छुपी हुई हो, उसे हम कहते हैं एलिगरी। तो आइए समझते हैं इसको। अ सिंपल स्टोरी विथ मोरल लर्निंग, एक सिंपल स्टोरी होती है जिसमें कोई ना कोई मोरल लर्निंग जरूर होती है। मेजर सिंबॉलिक मोड, इसमें कुछ सिंबल होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इट में बी स्टोरी, पोम और पेंटिंग। ये एक स्टोरी भी हो सकती है, ये एक पेंटिंग भी हो सकती है, और ये एक पोएम भी हो सकती है। एलिगरी चाहे वो स्टोरी हो, पोएम और पेंटिंग भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ न कुछ हिडन मीनिंग होता है। टू स्टोरीज, ये स्टोरीज तो दो होती है, जिनको हम फर्स्ट जो होती है दैट इज सरफेस स्टोरी, एंड सेकंड जो होती है वो होती है हिडन स्टोरी। एक सरफेस स्टोरी जो हम नॉर्मली उसको देख पा रहे होते हैं, सुन पा रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मीनिंग है वो दूसरी स्टोरी होता है जो हमें कुछ लर्निंग देता है। कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स विच आर नॉट सिमिलर, इसमें दो चीज़ों का कंपेरिजन किया जाता है जो कि सिमिलर नहीं है। जैसे हम खरगोश और कछुए में देखें तो दोनों का जो कंपेरिजन किया गया वो नॉर्मली नहीं होता है, सिमिलरली नहीं होता है। ऐसी स्टोरी नहीं होती कि
खरगोश हार जाए और कछुआ जीत जाए, लेकिन हमें ये स्टोरी बताई जाती है वो मीनिंग बताने के लिए जो कि इसके पीछे छुपा हुआ है। सो कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स विच आर नॉट सिमिलर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्पेंसर्स का फेरी क्वीन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इसॉप का जो द टॉर्टोइज एंड द हेयर जो हमने सबने स्टोरी सुनी हुई है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो एलिगरी, टू स्टोरीज इनसाइड वन स्टोरी। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज के जो लिटरेरी फॉर्म है उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे के वीडियो मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे आगे के वीडियो देखते रहिए ताकि आपको और ज़्यादा लिटरेचर के बारे में, इंग्लिश के बारे में नॉलेज होता रहे।